नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि बलात्कार के कितने प्रतिशत मामले झूठे होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? मैं जानता हूं हम में से ज़्यादातर का जवाब शुरू में यही होता है कि बहुत सारे मामले झूठे होते हैं। कुछ कहेंगे 50% तक मामले झूठे होते हैं, कुछ तो यहाँ तक भी कहते मिल जाते हैं कि 90% मामले बलात्कार के झूठे लिखवाती हैं महिलाएं। लेकिन ये सच नहीं है। तो सच क्या है? इस वीडियो में आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो भारत की तरफ से सबसे ऑथेंटिक सोर्स है क्राइम के आंकड़ों का, वो क्या कहती है और दुनिया भर में आंकड़े क्या कहते हैं कि कितने प्रतिशत बलात्कार के आरोप झूठे होते हैं। पिछले 6-7 सालों का आंकड़ा जब मैंने देखा तो पाया कि बलात्कार के अधिकतम 5 से लेके 8% मामले झूठे पाए गए हैं। अमेरिका में अगर यही एवरेज देखें तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड लेजैक, और उनकी पूरी टीम ने 10 साल पहले रिसर्च किया, 8 रिसर्च किया उन्होंने, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमेरिका जैसी एडवांस कंट्री में भी झूठ का जो प्रतिशत है बलात्कार के आरोपों के, वो 2 से लेकर अधिकतम 11% तक जाती है। औसत 5.5% झूठ। अमेरिका हो या भारत, बलात्कार के आरोप ज़्यादा झूठे नहीं होते, लेकिन आम जनता हो, पढ़ा लिखा तबका हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो या फिर पार्लियामेंट में बैठे लोग हों, सबका ये मानना होता है कि बहुत सारे मामले झूठे होते हैं। पूरा डिबेट चलता है इस पर। इवन हमारे यहाँ के जज लोग भी कह देते हैं कि ये बड़ा कंसर्न का विषय है, जबकि ऐसा नहीं है कि दूसरे क्राइम में, दूसरे तरह के अपराधों में झूठ के केस नहीं होते। 2014 में एक न्यूज़ छपी थी, वो भी दिल्ली महिला आयोग के हवाले से। वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि साल 2013 अप्रैल से साल 2014 जुलाई के बीच में जितने मामले रेप के दर्ज हुए, उसमें से 53.2% मामले फर्जी थे। सोचो, महिला आयोग ये बात कहती है। फिर क्या था? सारे मीडिया वाले वो खबर लेकर के उड़ लिए। पूरी जनता में फैल गई कि महिलाएं ज़्यादातर रेप केस फर्जी लिखवाती हैं। सच क्या था उस मामले में? सच ये था कि उसमें से किसी भी मामले में ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ था और आपने उसको फर्जी मान लिया। अब ये मिथक लोगों में कैसे पनपता है? हमारा पूरा का पूरा डेवलपमेंट, चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा हमारा इतिहास, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी कहावतें, हमारे मुहावरे, हमारी कहानियाँ, हमारे पुराण, सब के सब महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान समझते हैं। और ख़ास करके अगर यौन हिंसा की बात हो, यौन शोषण की बात हो, को महिलाओं को ही उल्टा दोषी दिया जाता है। यह हम कहीं और से सीख के नहीं आते, यहीं सीखते हैं। ज़्यादा कौन बोलता है? पुरुष। घर से लेकर के समाज की कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था ले लीजिए, हर जगह पुरुष हावी हैं। अब पुरुष क्या होता है? अपनी ही बात कहता है। अब एक झूठ 100 बार कहा जाए तो वो सच बन जाता है। और अब इतनी सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा के लाइफ में सुनते हैं, सेक्सिस्ट जोक, गालियाँ, ये सारी चीज़ें इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हमारी सारी बातें, सारा निष्कर्ष इस बात पर निकलता है कि सब लोग तो कह रहे हैं तो सही ही होगा। हम ना तो चेक करने जाते कि सही आंकड़ा क्या है, सब लोग कह रहे हैं इसलिए सही होगा। और मिथक सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल आगे बढ़ता रहता है, जो कि पूरी तरह झूठ होता है। अब इसमें बताते हैं कि कोई मामला सच या झूठ कैसे कहा जाता है। उसके लिए कोई गाइडलाइंस होती है? जी हाँ, पुलिस के पास बाकायदा गाइडलाइंस होती है। इंटरनेशनल लेवल पर गाइडलाइंस हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, IACP के अनुसार आप अगर FIR दर्ज हो चुका है तो उस मामले को आप झूठा तभी कह सकते हैं जब आप गहन जांच करें, और गहन जांच के बाद सबूतों के आधार पर साबित करें कि वैसा क्राइम हुआ ही नहीं, तब जाकर आप झूठ कह सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि बिना ट्रायल के ही आप उसे झूठा कह दें। अब एक और गाइडलाइंस है। अमेरिकन पुलिस की सबसे बड़ी संस्था है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और वही सिमिलर गाइडलाइंस इंडिया के पुलिस के लिए भी है कि आप किसी केस को फर्जी तब कहेंगे, झूठा तब कहेंगे जब बाकायदा आप साबित कर दें उसे सबूतों के आधार पर। इस आधार पर उसे झूठा नहीं कह सकते कि बीच में आरोप लगाने वाली मुकर गई, या फिर उसने बहुत देर में
वो रिपोर्ट लिखवाई, जैसे 4 साल बाद या 2 महीने बाद बलात्कार की उसने रेप की खबर लिखवाई, उस आधार पर भी आप उसको झूठा नहीं कह सकते अगर उसके बयान में कंसिस्टेंसी, तारतम्यता नहीं है, या उसके बयान का कोई हिस्सा झूठ है, या उसने अपने रिपोर्ट में कुछ चीज़ें छिपाई हैं। आप तब भी उसे नहीं कह सकते कि वो झूठा केस है। अगर बीच में समझौता हो गया, बीच में सुलह हो गया, या केस उसने वापस ले लिया, आप तब भी उसे झूठा नहीं कह सकते हैं। अगर ट्रायल के दौरान आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, एविडेंस खोजने के क्रम में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, तब भी आप उसे फर्जी नहीं कह सकते हैं। अगर आरोपी बरी हो जाता है, बरी होने का ये मतलब नहीं होता कि वो केस झूठा था। बरी आप कई तरीके से हो सकते हैं, साबित नहीं हो सका तो आप बरी होना ही होना है आपको। अगर सबूत ठीक ठाक नहीं मिले, पर्याप्त संख्या में नहीं मिले, तो आपको सज़ा नहीं होगी, हो सकता आप बरी हो जाएं। एक्विटल यानी बरी होने का मतलब ये नहीं कि आरोप झूठा था। और बलात्कार के मामले में आप जानते हैं मात्र 26% कन्विक्शन रेट है। 100 में से 26% मामलों में ही सज़ा मिल पाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी के 74% में मामला झूठा था। नहीं, ऐसा नहीं है। पीड़िता जांच में सहयोग ना करे तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आरोप वो झूठा लगा रही है। अगर पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने में काफ़ी देरी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है। अब आइए जान लेते हैं उन परिस्थितियों को जब कोई मामला झूठा बनता है या बनाया जाता है या समझा जाता है। वो झूठा होता नहीं लेकिन झूठा बना दिया जाता है। बाद में हम इस पर भी आएंगे कि किन परिस्थितियों में झूठा केस होता है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि झूठे केस बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि बहुत कम होते हैं। अब उन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। 2013 के पहले 2 फिंगर टेस्ट एक मेडिकल प्रोसीजर था, अर्थात जिसने आरोप लगाया है लड़की के वजाइना में 2 फिंगर डाल करके चेक किया जाता था। अगर फिंगर आसानी से चला गया तो आधा केस वहीं समाप्त हो जाता था। ये माना जाता था कि लड़की पहले से ही सेक्स करती आई है, तो संभव है इसने इस वाले केस में सहमति से सेक्स किया हो, उसे बलात्कार की श्रेणी में ना रखें। इसके ऊपर अगर उसके शरीर पर खरोंच के निशान नहीं है, आरोपी के शरीर पर अथवा महिला के शरीर पर, यानी फिजिकल रेसिस्टेंस का भी कोई एविडेंस नहीं है, शारीरिक रूप से विरोध करने का कोई एविडेंस नहीं है, और 2 फिंगर टेस्ट में भी वो फेल हो गई, तो कुल मिलाकर के ये मान लिया जाता था कि लड़की झूठ बोल रही है। ये 2013 के पहले की बात है। मामले झूठे साबित हो जाते थे इस तरह से। मथुरा गैंग रेप केस में यही हुआ था। कई बार क्या होता है कि महिला की जाति नीची होती है और वो जब किसी ऊंची जात के पुरुष पर आरोप लगाती है तो यही समाज, यही पुलिस, यही बैठे हुए कोर्ट में जज मान लेते हैं कि ऐसा संभव नहीं, वो झूठ बोल रही होगी। भौरी देवी केस में यही हुआ। भौरी देवी केस में कोर्ट ने कहा कि भौरी देवी तो नीची जात की महिला है और वो जो आरोप लगा रही है वो ऊंचे जात के पुरुष तो छूते तक नहीं नीची जात की महिलाओं को, बलात्कार क्या करेंगे। सोचिए, 2013 के पहले बलात्कार की परिभाषा थी पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन की, अर्थात लिंग के जबरन योनि में प्रवेश को ही सिर्फ बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता था। अब ये बात साबित करने में ही बड़ी मुश्किल हो जाती थी। जैसे गैंगरेप में आपने सुना होगा कई बार अपना हाथ लोग डाल देते हैं प्राइवेट पार्ट में, वस्तु डाल देते हैं, सरिया डाल देते हैं, डंडा डाल देते हैं, गुदा के द्वारा गुदा मैथुन करते हैं, ज़बरदस्ती ओरल ज़बरदस्ती करते हैं। ये सब बलात्कार की कैटेगरी में अब जाके शामिल हुए हैं, पहले तो थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर ये सब हुआ होता, लिंग और योनि का जबरन प्रवेश वाली बात ना होती, तो ये सारी चीज़ें झूठी कही जाती और हो जाती थी झूठी। और उससे पहले हम चले जाएं तो इजैकुलेशन तक देखा जाता है, इजैकुलेशन हुआ कि नहीं। तब भी रेप के कई मामले झूठे बता दिए जाते थे। अगर महिला, एक और परिस्थिति में बताता हूँ, अगर महिला ऐसे रिश्ते पर इल्ज़ाम लगाती है जिसमें माना जाता है कि वो तो अभिभावक है, वो तो रिश्ते में है, वो कैसे रेप करेंगे, तो भी महिला के ऊपर ही शक किया जाता है। जैसे पुलिस अक्सर उस महिला को रिपोर्ट लिखते समय भगा देता है जब वो अपने बाप पर आरोप लगाती है, जब वो अपने सगे भाई पर आरोप लगाती है, जब वो अपने ममेरे फुफेरे भाई पर आरोप लगाती है, जब वो अपने दादाजी पर आरोप लगाती है। क्यों नहीं हो सकते ये लोग रेपिस्ट? बिल्कुल हो सकते हैं।
इस साल का आंकड़ा आप देख लीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, 8.3% बलात्कारी घर के मेंबर होते हैं और ये सारे मेंबर यही सब होते हैं। यानी कि पूरे देश में पिछले साल 2400 बलात्कार ऐसे हुए जिसमें घर के सदस्यों ने बलात्कार किया। और ये बात यहीं आप जान लीजिए कि 94% बलात्कारी जान पहचान के लोग होते हैं। लेकिन इस बात पर पुलिस भी इनका मानने से इनकार कर देती है, नहीं नहीं बाप कैसे रेप कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कई बार विक्टिम का चरित्र देखते हैं, विक्टिम का चरित्र, जैसे कोई प्रोस्टिट्यूट हो, वो जब आरोप लगाती है तो पुलिस तो ऐसे ही भगा देती है उनको मार के, कह रहे तुम क्या, तुम तो पैसा लेकर के किसी के साथ भी सो जाने के लिए तैयार होती हो, तुम्हारे साथ कोई कैसे रेप कर सकता है। बताइए, ये मेंटेलिटी आज भी चलती है, ये पूर्वाग्रह आज भी चलता है। और मामले ले लेते हैं, जब कोई सेक्रेटरी अपने बॉस पर आरोप लगाती है तो कहा जाता है कि प्रमोशन के लिए करवा रही है ऐसा, या क्विड प्रो को हो रहा है और अब लगा रही है। कोई लिव इन पार्टनर पर आरोप लगाती है तो लोग कहते हैं इतने समय से तो साथ में रह रहे थे, सेक्स कर रहे थे, अब कैसे बलात्कार हो गया। हैवान और संत की एक बाइनरी बना के हम चलते हैं कि बलात्कारी हैवान होगा, और इस मानसिकता के कारण जैसे ही लड़की आरोप किसी ऐसे पुरुष पर लगाती है जिसकी रसूख है समाज में, तो यही समाज मान लेता है कि वो तो झूठ बोलेगी, वो कितना संत आदमी, वो कैसे रेप करेगा, वो इतना सम्मानित व्यक्ति है। नहीं, बलात्कारी मंगल ग्रह से नहीं आते, यही हमारे आपस के होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं। 99% बलात्कारी हमारे आप जैसे दिखने वाले होते हैं। पुरानी घटना की रिपोर्टिंग अब लिखवाई जाए 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो एक तो वो साबित नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग कह देते हैं झूठा है। दूसरा, साबित करें भी तो कैसे, पुलिस भी कह देती है अब क्यों लिखवा रहे हो। भारत सरकार ने सर्वे किया था, 2007 की बात है, उस समय ये देखा गया था 38% फीमेल चाइल्ड सेक्स अब्यूज के शिकार होती हैं। 38% का मतलब जाने, थोड़ा कम कर दें तो भी 25% आप मान के चलो। 25 का मतलब हो गया 4 में से 1 लड़की अपने बचपने में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार रही है। अब सेक्सुअल अब्यूज का शिकार रही है, अगर वो लड़की वो चीज़ अब जाकर के FIR के रूप में लिखवाए तो उसको लोग प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ही झूठा करार देते हैं। तो झूठ की एक बुनियाद और लोगों ने तैयार करी है। पूर्वाग्रह आप देखिए, लड़कों के साथ भी बहुत रेप होता है, मेल चाइल्ड सेक्स अब्यूज तो उससे भी ज़्यादा होता है, वो लोग भी लिखवा सकते हैं, लेकिन उनकी बात तो और नहीं कोई सुनेगा, क्योंकि मर्दानगी का एक अलग ही हवा खड़ा किया गया है। अब एक चीज़ आता है कि अगर बयान में कंसिस्टेंसी नहीं है, तारतम्यता नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, तो माना जाता है कि वो झूठा आरोप लगा रही है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि अगर लड़की ट्रॉमा में है, चूंकि रेप एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी बातों में हो सकता है तारतम्यता ना रहे, हो सकता है कोहेरेंस ना मिले। इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो झूठा आरोप लगा रही है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियों की हम कल्पना करते हैं जहां पर महिलाएं बलात्कार का केस, झूठा केस लगा सकती हैं। एक प्रेमी युगल घर से भाग गए और उनको पकड़ लिया लड़की के परिजन ने। अब लड़की के परिजन घर की इज्जत बचाने के लिए लड़के पर बलात्कार का आरोप लगा देते हैं। लड़की नहीं चाहती, तब भी उसके ऊपर दबाव डाल के बलात्कार का केस करवा देते हैं। अब इसमें गलती लड़की की नहीं है, हाँ केस जरूर झूठा है, लेकिन इसमें लड़की की गलती नहीं है, गलती परिवारजनों की है। इसी तरह से 2 परिवार के झगड़ों में भी कई बार दूसरे परिवार के किसी मेल पर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है, बदला लेने के लिए, फैमिली राइवलरी निकालने के लिए। इसमें भी लड़की की मर्जी नहीं होती कि वो बलात्कार का आरोप लगाए, लेकिन परिजन लगा देते हैं। इसी तरह अगर सेक्स संबंध बनाते हुए, प्यार करते हुए एक प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया, तो लड़की के परिजन क्या करते हैं, अपनी इज्जत बचाने के नाम पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा देते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि महिला और तमाम तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती रहती है रोज ब रोज। वो इतना परेशान हो जाती है कि उसे न्याय सिर्फ किसी कड़े कानून में दिखता है। तो इस सेंस में कई बार वो बलात्कार का झूठा आरोप लगा सकती है कि अगर लंबे संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं, उसमें लड़की धोखा खाती है, तो समाज की सारी परिस्थितियों को देखते हुए सारा घाटा लड़की का लगता है, तो कई बार बदले की भावना से वो प्रेरित हो सकती है और बलात्कार का झूठा केस लगा सकती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, लोगों से ये वीडियो शेयर करें, देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर हफ्ते इसी तरह के किसी एक जेंडर इश्यूज़ पर मैं आपको एक वीडियो देता रहूं। थैंक यू सो मच।